नमस्कार आप सभी को। दैनिक करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। आज आपका लाइव सेशन नहीं हो पाया, जिसके पीछे कारण थे। क्योंकि लाइव सेशन में जब हम रिकॉर्ड करने के लिए उपस्थित हुए तो लाइव किसी कारणवश लाइव आपका कंप्लीट नहीं हो पाया, लाइव कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस कारण से आपका जो लाइव सेशन था वो नहीं कंटिन्यू हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, हम रिकॉर्डेड सेशन के रूप में आज के घटनाक्रम को देख रहे हैं और उसी प्रकार से हम प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से हम इन घटनाक्रमों को देख रहे हैं समग्रता से चीजों को नोट करते हुए आगे बढ़ें, जिससे कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा में हमें मदद मिल सके। तो आइए एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर भी जैसे कि नियमित हमारा सेशन होता है, लाइव सेशन होता है, जिसमें हम प्रश्नों को देखते हैं और अभ्यास प्रश्न भी आपके लिए रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके लिए अभ्यास प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? क्या बोला जा रहा है? प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए क्या बोला जा रहा है? प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए कौन सा मिशन? जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, आपको बताना है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है तेलंगाना। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? चलिए बताइएगा। चार विकल्पों में से आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। आपको मैंने पिछले दिनों बताया था एक राज्य के बारे में जिसने शुरू किया था नीलगिरी ताहर, आपको याद होगा, नीलगिरी ताहर, ठीक है, संरक्षण परियोजना। और ऐसा शुरू करने वाला, नीलगिरी ताहर को लेकर के संरक्षण परियोजना शुरू करने वाला यह भारत का पहला राज्य था। ठीक है, मतलब नीलगिरी की जब हम बात करते हैं, हमने आपको बताया था कि नीलगिरी ताहर को शुरू करने वाला, नीलगिरी ताहर को लेकर के परियोजना शुरू करने वाला राज्य है तमिलनाडु। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में जब आप देखते हैं तो एक त्योहार याद रखिएगा, आदिपूरम त्योहार। आदिपूरम त्योहार भी तमिलनाडु का त्योहार है, इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। आदिपूरम त्योहार तमिलनाडु से संबंधित है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तमिलनाडु के बारे में एक फैक्ट यह भी याद रखिएगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड, याद रखिएगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने वाला भी ये भारत का पहला राज्य है। कौन सा फंड? ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने वाला भी ये पहला राज्य है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, आपको बताना है। कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र का निर्माण कहां किया जा रहा है, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, कहां पर किया जा रहा है? भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र का निर्माण कहां पर किया जा रहा है, यह आपको बताना है। चलिए सभी को जवाब देना है, अनिवार्य रूप से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए देखो, इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य इसका सही उत्तर है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। उड़ीसा की जब हम बात कर रहे हैं, एक त्योहार याद रखिएगा जिसका नाम है नुआखाई त्योहार। नुआखाई त्योहार ये उड़ीसा से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, क्या बोला जा रहा है? हाल ही में चर्चा में रहे त्रिशूर पूरम त्योहार का संबंध किस राज्य से है? त्रिशूर पूरम त्योहार के बारे में पूछा जा रहा है कि त्रिशूर पूरम जो उत्सव है, इसका संबंध भारत के किस राज्य से है, आपको बताना है। त्रिशूर पूरम त्योहार का संबंध भारत के किस राज्य से है? चलिए बताइएगा, त्रिशूर पूरम त्योहार का संबंध भारत के किस राज्य से है? फास्ट जवाब दीजिएगा, त्रिशूर पूरम त्योहार का संबंध भारत के किस राज्य से है? देखो, त्रिशूर पूरम की बात हो रही है, ठीक है, त्रिशूर पूरम त्योहार की बात हो रही है। याद रखिएगा, इसका संबंध है केरल से। कहां से संबंधित है? त्रिशूर पूरम त्योहार केरल से संबंधित है।
आप जानते होंगे एक त्योहार है जिसका नाम है सिरुई लिली। सिरुई लिली। सिरुई लिली त्योहार याद रखिएगा। सिरुई लिली त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। और एक त्योहार यहीं पे और है, अमूर फॉल्कन त्योहार। अमूर फॉल्कन त्योहार। अमूल फाल्कन त्योहार और सिरुई लिली त्योहार, ये दोनों आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये दोनों त्योहार जो हैं संबंधित हैं वर्तमान समय में चर्चा में रहने वाले एक राज्य से जिसका नाम है मणिपुर। ये कहां से संबंधित है? मणिपुर राज्य से संबंधित है। सिरुई लिली महोत्सव या फाल्कन महोत्सव, ये कहां से संबंधित है? ये दोनों जो उत्सव हैं, महोत्सव हैं, ये संबंधित हैं मणिपुर से। और यहीं पर एक उत्सव और मनाया जाता है जिसको बोलते हैं संगई उत्सव या संगई महोत्सव, ठीक है, या संगई त्योहार। तो संगई त्योहार भी मणिपुर से संबंधित है क्योंकि मणिपुर वर्तमान समय में हिंसा के चपेट में था, इसलिए मणिपुर से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब जैसे हमने बोला संगाई महोत्सव, आप जानते हैं मणिपुर में एक हिरण भी पाया जाता है जिसका नाम है संगाई हिरण, ठीक है, संगाई हिरण। और हिरण की एक विशेष प्रजाति है, याद रखिएगा, क्योंकि ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है किबुल लामझाओ नेशनल पार्क में। किबुल लामझाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। और किबुल लामझाओ नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? लोकटक झील के अंदर पड़ता है। एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। इसी लोकटक झील में कई सारे टापू हैं और उन्हीं टापुओं पर एक पर किबुल लामझाओ नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामझाओ नेशनल पार्क, इसको भी याद रखने की जरूरत है। और संगई जो हिरण है वो इसी नेशनल पार्क से संबंधित है। भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है जहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार का पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य कौन सा है? बताइएगा। कब तक चाहती है भारत सरकार कि हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल हम मिक्स कर पाएं? चलिए बताइएगा कब तक का ये लक्ष्य है। और इस तरह के बहुत सारे लक्ष्य हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे हम 2023 में अभी बात कर रहे हैं, वर्ष 2023 में हम बात कर रहे हैं। वर्ष 2023 में भी कई सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला है कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का भारत सरकार का लक्ष्य। कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का भारत सरकार का लक्ष्य है 2023 तक कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करना है। भारत सरकार का उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का भी जो लक्ष्य है वो भी है 2023। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का भी जो लक्ष्य है वो भी है 2023। और उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ जो हमारा ब्रॉड गेज रूट है, ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का भी लक्ष्य है 2023, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का भी जो लक्ष्य है वो है 2023। क्योंकि ये इस वर्ष में हम अभी बात कर रहे हैं, हम इस वर्ष में जी रहे हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इस वर्ष की समाप्ति तक कौन कौन से लक्ष्य भारत सरकार को पूरे करने हैं। कालाजार को समाप्त करना है, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है, 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य है, ब्रॉड गेज पर यह भी आपको पता होना चाहिए। ब्रॉड गेज नेटवर्क पर ही वर्तमान समय में हमारी रेलें चलती हैं, ठीक है, क्योंकि मीटर गेज तो बहुत पहले चलता था। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कुछ और लक्ष्य, जैसे 2070, वर्ष 2070 तक क्या होना चाहता है भारत? वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य रखना है। मतलब नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य क्या है? 2070 है, ये भी याद रखना है भारत सरकार का। 2070 के बाद आपको 2047 में भी एक लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, इसको भी याद रखना है। भारत सरकार का 2047 तक लक्ष्य क्या है? भारत सरकार पोत निर्माण में आत्मनिर्भर होना चाहता है और भारत सरकार का लक्ष्य है कि हम 2047 तक पोत निर्माण में 100% आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसको भी रट डालिएगा।
भारत सरकार का 2047 में एक लक्ष्य और है, वह क्या है? ऊर्जा स्वतंत्र होने का। तो 2047 में दो लक्ष्य, पहला पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता और दूसरा ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य। ठीक है, ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य और पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य, ये 2047 तक हमें प्राप्त करना है, इसको भी याद रखना है। अब हम आ जाते हैं इस प्रश्न पे कि पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिलाने का लक्ष्य क्या है? तो पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिलाने का लक्ष्य वर्ष 2025। वर्ष 2025 तक हम चाहते हैं कि पेट्रोल में कम से कम 20% इथेनॉल का मिश्रण प्रयोग किया जाए। इसको बताइएगा। हाल ही में बम चक्रवात से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? अक्सर चक्रवात आते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे चक्रवात आते रहते हैं। जैसे पिछले दिनों आसानी चक्रवात आया था, पता होगा आपको। आसानी के पहले बोनी नामक एक चक्रवात भी आया था, और इस तरह से कई सारे चक्रवातों की एक लंबी श्रृंखला है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नगले हो गया, जूलिया हो गया, नगले नामक चक्रवात, जूलिया नामक चक्रवात, और इस तरह के कई सारे अन्य चक्रवात भी आए हैं। लेकिन पहले इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा। बम चक्रवात किस देश से संबंधित है? देखो, बम चक्रवात की बात हो रही है तो याद रखिएगा, बम चक्रवात विशेष रूप से अमेरिका और कनाडा में आया था, तो ये विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, आसानी चक्रवात की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं पिछले दिनों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो चक्रवात आया था उसका नाम था आसानी। बोनी चक्रवात की बात करें तो बोनी चक्रवात का संबंध है, यदि पूछा जाए तो मैक्सिको और कोस्टा रिका से है। कहां से संबंधित है बोनी चक्रवात? मैक्सिको और कोस्टा रिका, मैक्सिको और कोस्टा रिका से संबंधित है बोनी चक्रवात। नगले चक्रवात की यदि हम बात करें, नगले नामक चक्रवात की बात करें तो नगले नामक चक्रवात संबंधित है फिलीपींस से। कहां से संबंधित है? फिलीपींस से संबंधित है। फिलीपींस वही जिसकी राजधानी है मनीला। ठीक है, जूलिया नामक चक्रवात की बात करें तो ये मध्य अमेरिकी देशों में आया था। ठीक है, मध्य अमेरिकी देश, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, और ये जो देश हैं इनमें आया था। इसके बाद फिर एक और बचा है सितरंग नामक चक्रवात, और सितरंग नामक चक्रवात की यदि हम बात करें तो सितरंग नामक चक्रवात आपका आया था बांग्लादेश में और बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कहां पे? बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में। तो इसको नोट कर लीजिएगा संबंधित चक्रवात के बारे में, क्योंकि अक्सर कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये वर्ष 2022-23 के प्रमुख चक्रवात हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब इस प्रश्न का जवाब हमने दे दिया आपको कि अमेरिका और कनाडा से संबंधित था। इसको बताइए। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतवासियों को निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की थी? रूस यूक्रेन संकट आप देख रहे हैं अभी तक लगातार चल रहा है, और वर्तमान समय में यदि हम देखें तो कुछ वैश्विक परिस्थितियां ऐसी बदली कि भारत और रूस के संबंध भी अब थोड़े से उखड़ते नजर आ रहे हैं। तो इन सब संदर्भों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की थी, ये आपको बताना है। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन परिवर्तन, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त। चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। एक एक करके यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑपरेशन दोस्त क्या था। सबको पता होगा कि तुर्की और सीरिया में भूकंप आपदा आई थी। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आपदा आई थी उस दौरान भारत ने राहत सामग्री पहुंचाई थी, आपदा राहत मदद की थी आपदा के दौरान। तो उसमें ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। फिर बात आती है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा की यदि हम बात करें, नोट कर लीजिएगा, ऑपरेशन गंगा का संबंध है यूक्रेन रूस युद्ध से जब भारतीयों को निकाला जा रहा था। फिर है ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन किसके द्वारा चलाया गया था? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? भांग की खेती एवं आपूर्ति को खत्म करने के लिए।
भांग की खेती एवं आपूर्ति को खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया था, जिसका नाम था ऑपरेशन परिवर्तन। किसने? आंध्र प्रदेश पुलिस ने। अगला है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति किसने चलाया था? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति विशेष रूप से विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। पिछले दिनों आपने देखा होगा, पिछले वर्ष, कि अफगानिस्तान में भी इस तरह का एक प्रकार से मानव निर्मित आपदा देखने को मिल रही थी, और उस दौरान भारतीयों को, जो भारत के निवासी हैं, जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे, उनको वहां से बाहर निकालने के लिए जो मिशन चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति विशेष रूप से ये जो मिशन था, ये भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए चलाया गया था। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइएगा, अच्छा प्रश्न है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में 2019 की तुलना में मैंग्रोव वृद्धि सर्वाधिक हुई है? बताइएगा, मैंग्रोव वृद्धि सर्वाधिक कहां पे हुई है? फास्ट जवाब। आप जानते हैं, यदि भारत में कुल मैंग्रोव वनों की बात करें तो 4,992 वर्ग किलोमीटर की एरिया पर यह विस्तारित है। यदि भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में बात करें तो भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के 0.15% भाग पर आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलते हैं? तो मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पर मैंग्रोव वन का सबसे ज्यादा क्षेत्र है गुजरात में। गुजरात में दूसरे सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन के क्षेत्र पाए जाते हैं। और तीसरे स्थान पे मैंग्रोव वन का सबसे ज्यादा एरिया पाया जाता है अंडमान निकोबार से। तो याद रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन है वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, उसके बाद गुजरात में, और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि भाई वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में 2019 की तुलना में मैंग्रोव वृद्धि सर्वाधिक हुई है? तो सर्वाधिक वृद्धि कहां पे हुई है ये आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि उड़ीसा में हुई है। याद रखिएगा, उड़ीसा में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, और यहाँ पे 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को कुल मिली है। ठीक है, कुल 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है, और 17 वर्ग किलोमीटर में से आप देख रहे हैं कि 8 वर्ग किलोमीटर अकेले उड़ीसा में थी। तो सबसे ज्यादा वृद्धि उड़ीसा में हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में हुई, और उसके बाद कर्नाटक में हुई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये सारा डेटा नोट कर लीजिएगा, जरूरी है। प्रश्न संख्या 8। हाल ही में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? गज उत्सव 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया ये आपको बताना है। आप जानते होंगे, जब मैंग्रोव की बात कर रहा था तो एक योजना भी है जिसका नाम है मिस्ट्री योजना। इसको भी याद रखिएगा, मिस्ट्री योजना, इसको भी याद रखिएगा। मैंग्रोव वनों के विस्तार को लेकर के है, मिस्ट्री योजना भी याद रखना है। चलिए इसको बताइएगा, गज उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राष्ट्रपति द्वारा, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे किया गया है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, कहां पे किया गया ये आपको बताने की जरूरत है। चलो यहां पे मैं आपको बता दूं, ये किया गया असम के काजीरंगा से। कहां से किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से किया गया। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा ये उद्घाटन किया गया। तो इसका जवाब तो हमें मिल गया कि बी विकल्प असम का काजीरंगा इसका सही उत्तर है। कुछ चीजें और आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। जैसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है थान थाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नई वन्य जीव अभ्यारण्य बना है, अधिसूचित हुआ है। और थान थाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो नवीनतम बना है, ये संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। कहां से संबंधित है?
तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और तमिलनाडु राज्य का ये 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है। तो याद रखिएगा, थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि अक्सर हम पेरियार तो पढ़ते हैं, पेरियार पढ़ते हैं, लेकिन वो तमिलनाडु से तो संबंधित होता नहीं, वहां पे हम गलती कर बैठते हैं। तो आज आपको बताना भी है कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, पहला होमवर्क। और इसको भी याद रखना है कि थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का संबंध कहां से है। तो पहला होमवर्क जो दिया गया कि पेरियार टाइगर रिजर्व, पिछले दिनों बताया ना कि सबसे व्यवस्थित टाइगर रिजर्व है, इसको दर्जा मिला है, तो वो कहां से संबंधित है ये आपको बताना है। अब दूसरी बात आई है, यहाँ पे लिखा बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य क्यों चर्चा में था? बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य इसलिए चर्चा में था क्योंकि पहली बात तो ये संबंधित है कहां से? गुजरात से संबंधित है। और आप जानते होंगे कि भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र जो आवास स्थल है वो गुजरात के गिर में देखने को मिलता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्योंकि शेरों की संख्या ज्यादा हो रही है, तो शेरों को वहां से दूसरी जगह उनको स्थापित करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो उसी को लेकर के कुछ शेरों को बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़े जाने को लेकर चर्चा थी। और ये बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये गुजरात से संबंधित है। तो बरदा को भी याद रखना है और थानथाई पेरियार को भी याद रखने की जरूरत है। इससे पहले आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार का प्रयास है एक अलायंस बनाने का जिसका नाम था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में $100 मिलियन कोष स्थापित किया गया था भारत द्वारा, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करने की यह योजना थी, यह आपको पता होना चाहिए। तो यह भी आपको जानकारी रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ आपको बता दें, अरावली में, विशेष रूप से हरियाणा के गुरुग्राम में आपको देखने को मिलेगा 10,000 एकड़ में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क हरियाणा में बन रहा है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क हरियाणा में बन रहा है। इसको बताइए। उदार शक्ति नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? उदार शक्ति नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है आपको बताना है। 4 विकल्प है, मलेशिया, ओमान, फ्रांस, मिस्र, इनमें से बताना है। उदार शक्ति नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? चलिए बताइएगा। उदार शक्ति नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। उदार शक्ति नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और बताना भी पड़ेगा इसको आपको। चलिए जवाब दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है? उदार शक्ति नामक सैन्य अभ्यास। उदार शक्ति नामक सैन्य अभ्यास नोट कर लीजिएगा, ये हम करते हैं मलेशिया के साथ। ये विकल्प सही उत्तर है। क्या ओमान के साथ भी हम कोई सैन्य अभ्यास करते हैं? नोट कर लीजिएगा, नसीम अल बहर, नसीम अल बहर नामक सैन्य अभ्यास हम ओमान के साथ करते हैं। फ्रांस के साथ गरुण और वरुण नामक सैन्य अभ्यास हम करते हैं। मिस्र के साथ क्या हम कोई सैन्य अभ्यास करते हैं? नोट कर लीजिएगा, साइक्लोन 1 नामक सैन्य अभ्यास हमने मिस्र के साथ किया था। साइक्लोन 1 नामक सैन्य अभ्यास हमने मिस्र के साथ किया था, यह भी आपको रट जाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में देखने को मिली है? चलिए बताइए, सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में देखने को मिली है? सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में देखने को मिली है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में देखने को मिली है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा गरीबी कहां देखने को मिली है? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, सबसे ज्यादा गरीबी कहां देखने को मिली है?
चलिए बताइएगा, सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ देखने को मिली है? रट जाइएगा। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा बिहार। सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में देखने को मिली। ठीक है, आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है आपको बताना है। तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कि इसका संबंध किस राज्य से है। नोट कर लीजिएगा, इसका संबंध किस राज्य से है। आप सब इसका संबंध बताओगे कमेंट बॉक्स में, और इसके बाद नोट डाउन करना है कुछ और फैक्ट के बारे में जो आपको होमवर्क के तौर पे दिए जा रहे हैं। ये तो आप बता दोगे कि तंदूर लाल चना किस राज्य से संबंधित है। इसके बाद आपको बताना है कि बिहार के वो कौन से उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग पिछले 2 से 3 वर्षों में दिया गया है। बिहार के वो कौन से उत्पाद हैं जिनको पिछले 2 से 3 वर्षों में जीआई टैग दिया गया है, वह भी आपको अनिवार्य रूप से बताना है। और यह बताने के उपरांत रात्रि 11 बजे की कक्षा से अवश्य जुड़ना है। रात्रि 11 बजे की कक्षा में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, चलिए यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद। याद रखिएगा, कल शनिवार है, कल भी आपका सेशन होगा, आपके निर्धारित समय पर होगा, सायं 5 बजे होगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी का।